नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में जहां बात होगी आजमगढ़ के, जहां पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा नवरात्रि व ईद पर की गई विशेष तैयारियां। वहीं अगली खबर भी आजमगढ़ से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा नवरात्रि व ईद पर की गई विशेष तैयारियां। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा जिले के प्रत्येक थाना अध्यक्षों और चौकी इंचार्ज को आदेशित किया गया है कि कल से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर मीट मछली की दुकानें न लगाई जाएं और जहां भी लगे ढाक के रखी जाएं। मेन रोड से दूर रहें, दुकानें लगाई जाएं। हिंदू मुस्लिम भाइयों को बुलाकर पीस कमेटी की बैठक कर दोनों की समस्याओं को सुनकर हल किया जाए, जिससे कि ईद व नवरात्रि दोनों त्योहार सौहार्दपूर्ण रूप से मनाया जा सके। ईद भी आ गई है, तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि जो चैत्र नवरात्र है, शुरुआत 30 तारीख से हो रही है और ये 7 तारीख तक चलेंगे। इसके लिए जनपद में सभी थाना प्रभारियों के द्वारा थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश जो उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुए थे और शासन के जो निर्देश थे, वो सभी को अवगत करा दिए गए हैं। उसी के अनुरूप जो है वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। और इस दौरान जहाँ जहाँ मेले लगेंगे, जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम आयोजन होगा, उन सभी जगह को भ्रमण करके और देख लिया गया है। और लगातार भ्रमणशील रहते हुए हमारा जो पूरा पुलिस बल है और सभी अधिकारी, सभी थाना प्रभारी वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर, नॉनवेज की दुकानें जो सड़क के किनारे खुले में लोग बेच रहे हैं, उसको किस तरीके से, चूंकि नवरात्रि 9 दिन का है, इसको लेकर के आजमगढ़ पुलिस किस तरीके से मॉनिटर करेगी? देखिए, इसके बारे में सभी थाना प्रभारियों को अवगत करा दिया गया है कि जहाँ पर भी जहाँ मतलब जो रोड साइड में जो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर कि किसी एक विशेष वर्ग की जो भावना आहत हो सकती है, वहाँ पे सभी जो भी इस तरह की जो चाहे वो नॉनवेज की दुकानें हैं, चाहे वो उस तरह की जो दुकानें होती हैं, उन सभी को वहाँ से एक तो ढक के सब लोग रखेंगे और दूसरा जो मेन रोड पे जितनी भी दुकानें हैं तो उनको इस दौरान सभी को बता दिया गया कि वहाँ पे वो दुकानें ना लगें। और ये सभी थाना प्रभारियों को भी अवगत करा दिया गया है। और जो पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई है, इसमें भी सब लोगों को बताया गया है कि किसी प्रकार से किसी भी वर्ग की जो वर्ग विशेष है उसकी किसी प्रकार की जो भावना है वो आहत ना हो। और जो भी त्यौहार मनाए जाएँ, चाहे वो ईद हो, चाहे वो नवरात्रा हो, और दोनों ही वर्गों में सामंजस्य और समन्वय बनाते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से जनपद की जो कानून व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करते हुए सभी त्यौहार मनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा ई रिक्शा चालकों के खिलाफ आदेश जारी किया गया कि वो जिस क्षेत्र में ई रिक्शा चलाना चाहते हैं, सुरक्षा से अपना नंबर व गाड़ी मालिक नंबर, मोबाइल नंबर सारे डिटेल लोड करवा कर अपने स्वयं सुरक्षित हो तथा यात्रियों को भी सुरक्षित रखें। अन्यथा बगैर रजिस्ट्रेशन के चलने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा किया गया। किस तरीके से एक अभियान चला करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जनपद में जितने भी जो ई रिक्शा संचालक हैं उन सब की मीटिंग की जा रही है, उनको अवेयर किया जा रहा है। और दूसरा सभी का एक नंबर होता है जो कि आरटीओ में वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं जितने भी ई रिक्शा हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको प्रोत्साहित करके और उनको रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और जो लोग इसका अनुपालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ में अन्य जो कार्रवाई हैं वो भी की जाएगी, इन्फोर्समेंट वाली। और जितने भी जो ई रिक्शा है उनको मतलब उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाएगा कि वो लोग कहाँ पे चला रहे हैं। और जो ड्राइवर है उनका नाम और मोबाइल नंबर भी ई रिक्शा पे लिखा जाएगा, जिससे कि जो यात्री लोग हैं उनको ये सहूलियत रहे कि यदि किसी प्रकार की कोई घटना या कोई वारदात होती है या किसी के द्वारा किसी के साथ में मिसबिहेव किया जाता है या कोई और कोई बात होती है, तो कम से कम वो व्यक्ति उस ई रिक्शा है उसके जो नंबर है उसमें मालिक का मोबाइल नंबर, उनका नाम है, उसकी जानकारी रहे। तो इससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दोनों ही लोगों में होगी। और जो ई रिक्शा संचालक है उनमें भी ये होगा कि वो भी जिम्मेदार इसमें होंगे। तो ये एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी ई रिक्शा के ऊपर या तो उनका जो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर है या वो लिखा जाएगा या फिर लोकल जो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो जहाँ पे भी होगा उसको करा के, और साथ ही साथ उनके ऊपर मोबाइल नंबर और उनके मालिक का जो नाम है वो सभी पे लिखवाया जाएगा, जिससे कि एक अच्छा यातायात व्यवस्था जनपद में सभी लोगों को मिल सके।
सर कितने दिनों तक ये है प्लान पुलिस का, और अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में इसको किस तरीके से वो किया जाए? देखिए, ये पूरे जनपद में ही किया जाएगा और ये अनवरत ये प्रयास रहेगा कि जितने भी ई रिक्शा जो कि पुराने हैं वो लोग हटा लेते हैं और जो नए इसमें आते रहते हैं। तो जितने भी ई रिक्शा संचालक हैं और जो यहाँ पे जो विक्रेता हैं ई रिक्शा के, उन सभी को भी इसमें जागरूक किया जा रहा है और सभी पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर उनको सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। और सभी के ऊपर कम से कम जो जो मालिक है या जो ड्राइवर उसको चला रहा है, उनका मोबाइल नंबर और नाम उस पर लिखा रहे, जिससे कि यात्रीगण है उन सभी को एक सहूलियत रहे और रात में या दिन में जब भी कभी यात्रा करें तो किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना किसी के मन में ना हो इसको लेकर। और एक ट्रैफिक रूल है उसका भी वो लोग पालन करें, और हम लोगों को भी पता रहे कि कौन आदमी है जो कि ट्रैफिक नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी जो पहचान है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये सब पे सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास किया जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आज दिनांक 29 मार्च 2025 को कस्बा मक्खनपुर में निवास करने वाले एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब उस परिवार के एक युवक की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा स्पष्ट हुआ है कि हैंगिंग की पुष्टि हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। परिवार ने युवक की पत्नी और ससुराल पक्ष पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी के बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया। उसने कहा कि मेरा रिश्ता पति तक था, अब ससुराल नहीं जाऊंगी। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी स्थानीय लोगों की भीड़ और गमगीन माहौल में किया गया अंतिम संस्कार। निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। जानते हैं मृतक के पिता एवं मृतक की बहन का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? जया। क्या लगते हैं ये डॉक्टर राहुल जी आपके? छोटा भाई है मेरा। क्या घटना हुई थी इनके साथ ऐसे? इनके साथ वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि फांसी लगाई गई है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता कि फांसी लगाई गई है, क्योंकि हमारी रात को बात हुई है और लोगों से बिल्कुल हंसी मजाक अच्छे से बात करके लड़का सोया है 12:30 बजे और 1.5-2 घंटे बाद खबर आई है कि फांसी लगा ली। ये आपको कैसे मालूम पड़ा ये घटना घटी है? रात को 2:30 बजे मम्मी के नंबर पर फ़ोन आया। वो किसका आया था? कोई बोल रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ और भैया के नंबर से फ़ोन आया था। अच्छा, ये कब बॉम्बे से कब गए थे ये बॉम्बे घर से से मक्खनपुर से? दीपावली की दौज के बाद ये यहाँ आया था, 4-5 दिन नहीं रुका है, फिर नहीं आया, उसके बाद चला गया। फिर लड़के तब तक गए बीच में कोई भी बात हुई थी? बात होती थी इनसे? बात डेली कंटिन्यू मम्मी की होती रही है। तो आपको अब कैसा मालूम पड़ेगी क्या हुई? क्या पत्नी से क्या बात, कोई बात पत्नी से कोई बात हुई थी? पत्नी से ही कलेश होती थी। पत्नी, ये हमें शक है कि ये पत्नी जो है इनकी अपनी बॉस के साथ लगी हुई है। होली वाली 14 तारीख को चाइना गई थी अपने बॉस के साथ। अच्छा। और ये 23 तारीख को वापस आई है वहाँ से चाइना से। और कुछ हमें लग रहा है कि शायद पता चल गया है तो इसको इसी वजह से ख़त्म कर दिया है। अच्छा, ये कब तक ये वहाँ पर बॉम्बे में कब शादी कितने साल हो गए इनकी की? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 14 जून को हुई थी 2024 में। 2 जून को शादी हुई थी। आपको किसी किताब में तैर वगैरह इसकी जानकारी तो होगी नहीं अभी? अभी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर कौन कौन गया लेने के लिए? वहाँ पे मेरे डैडी गए हैं, छोटा वाला भाई है और दोस्त है उसका, भैया का। ये कब तक आ जाएगी बॉडी यहाँ पर? अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 1 घंटा लगेगा। तो बोली नहीं है। पहले हम जहाँ से गए थे तो कोई हॉस्पिटल में नहीं था वहाँ पर और अकेले वो पड़े हुए थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये कहाँ गए घर वाले, तो वो घर वालों से फ़ोन लगाया मैंने, तब वो लोग कहते हम लोग अभी आए हैं। और पता लगाया हॉस्पिटल में सभी लोग जो कह रहे थे कि वो यहाँ पर है ही नहीं, काफ़ी समय से ही हुआ है। जब फ़ोन लगाया तब वो आए घर वाले जो है। पत्नी के जो माँ वगैरह मौसी वगैरह सब बाद में आए हैं। अभी आई है पत्नी साथ में? नहीं आई है वो। तुमने उससे कहा था आने के लिए? उसके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी थी कि बेटा 7 फेरे लिए है, शादी की है, और जो आपके बेटे को भी उसने कानूनी तौर पे अपनाया है, कानूनी तौर से अपनाया। तो हम लोगों में ये होता है कि बाप की मिट्टी को दाग जो है बेटा देता है। और उसके बाद में जो सुहागिन औरत होती है अपने हाथों की चूड़ी, माथे की बिंदी, बिछिया जो उतार के सुहाग के ऊपर डालती है और 13 दिन के लिए शोक मनाया जाता है। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। तो वो कहने लगी कि मैं नहीं जा पाऊंगी। आपको कैसे खबर मालूम पड़ी थी? ऐसे क्या घटना हुई थी? मुझे जो 2:45 बजे जो हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि वो आपका जो बेटा राहुल है। मैंने कहा हाँ। कि बॉम्बे रहता है? मैंने कहा जी।
कि उसका जो है फांसी लगा लिया। मैंने कहा नहीं हो सकता, वो कायल नहीं है, मैं दिलेर है, वो लोगों को हंसाता है, लोगों को मनाता है। तो मैंने कहा ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने दिखाओ वीडियो कॉल पे, कि वीडियो कॉल नहीं दिखा सकते हम। मैंने क्यों नहीं दिखा सकते, हो सकता है कि आप फरेब कह रहे हो। तो वो थाने के पुलिस वाले जो दरोगा जी थे मांग भरे, तो उनने फ़ोन किया, तो उनने फ़ोन पे बताया कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली है। तो उनसे भी मैंने यही शब्द कहा था कि लड़का फांसी नहीं लगा सकता है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मिल गई आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। पुलिस और हॉस्पिटल के जितने भी कार्यकर्ता थे वो उनके ही पक्ष में बात कर रहे थे। हम लोगों से कह रहे थे कि मैंने कहा उसका राहुल का मोबाइल कहाँ है, कि वो हम लोगों के पास है और सील है वो। तो मैंने कहा उस लड़की का मोबाइल कहाँ है, कि वो उसी बात है, मैंने उसको भी सीज किया जाए। क्योंकि 12:25 पे राहुल के दोस्त जो है सुशील कुमार जो है नवादा के रहने वाले, उनने बताया कि मेरे पास मैं करौली रास्ते में जा रहा था, तो 12:25 पे वीडियो कॉल करिए। उस वीडियो कॉल में राहुल ने एक प्लेट में रसगुल्ले दिखाए, और जब रसगुल्ले खिला रहा है अपनी पत्नी को, तो वो पत्नी कहती है कि मैंने ये रसगुल्ले आपके लिए बनाए हैं, आप खाओ। तो उसने कहा नहीं आप तो खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये आपके लिए है। उसके बाद में उसकी वीडियो कॉल कट गई है, और उस 2:45 बजे मेरे पास खबर आई है तो उसने फांसी लगा दी। पीएम रिपोर्ट मिली आपको? पीएम रिपोर्ट मिली है, लेकिन पीओ रिपोर्ट में खाली ये दिखाया गया है कि फांसी लगाई है लड़के। सुसाइड बताइए। आप क्या मानते थे, मर्डर मानते, क्या मानते हैं आप? मैं तो मर्डर मान रहा हूँ, दफा 3 से 2। तो आपने कोई वहाँ, वो तो कार्रवाई तो वहाँ की नहीं होगी, अब करोगे? अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जितनी रिपोर्ट इनकी है वो लैब पे जा रही है, और लैब पे आने के बाद में 3-4 दिन बाद आपको जो रिपोर्ट मिलेगी ओरिजिनल, उसी समय आपको जो है मोबाइल दिया जाएगा। मैंने कहा इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट दे दो, उसके कपड़े दे दो। कह रहे कि अभी कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था दरोगा जी से, मैंने कहा वो जगह दिखा दो मुझे जहाँ ये लटका हुआ था, मुझे सीसी कैमरा दिखा दो कि जहाँ से ये अंदर एंट्री करते हैं। इन 2 के अलावा ये तीसरा अगर कोई व्यक्ति है तो मेरा शक है पक्का। अगर वो औरत अभी 8 महीने हुए हैं शादी हुए, उसका कहने का मतलब ये है कि मैं और मेरा बेटा इधर लेटा हुआ था और ये बाहर लेटे हुए थे, इनने फांसी लगाई। कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, एक ही कमरे है, तो फांसी लगाएगा तो ऐसे मालूम नहीं पड़ेगी। आपको कोई जानबूझ के हुआ है। आपने कोई प्रूफ नहीं दिखाया उनका, कोई फांसी का कोई प्रूफ नहीं बताया उन्होंने? हाँ, कोई प्रूफ नहीं दिखाया। गले में जो फांसी होनी चाहिए तो वो फंदा यहाँ पर काला काला निशान दिखाया गया है, और फांसी लगने का मेन कारण है मेरे बेटा भी जो करता था काम, तो उसमें जीभ निकलना है, आंखों को बाहर आना है, गर्दन को लंबा होना है, टॉयलेट को आना है, या लेटरिन आना है। पीएम रिपोर्ट मिली है? पीएम रिपोर्ट मिली है, पीओपी वाली। हाँ, जो पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट में उन्होंने हैंगिंग दिखाई है। हैंगिंग दिखाई है खाली का। चलो बस ठीक है, अब आगे की कार्रवाई करो, और जो सब बाद में पूछेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इगलास से अलीगढ़ मार्ग पर गांव तेहरा के समीप तेज हवा के झोंके से सफेदा का बड़ा पेड़ बिजली की लाइन व खंभों को तोड़ते हुए सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से घंटों तक रास्ता अवरुद्ध हो गया और अलीगढ़ और इगलास की ओर किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वन विभाग, विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पेड़ को आरे से कटवाकर रास्ता खुलवाया। इगलास से अलीगढ़ मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित गांव तेहरा के समीप शनिवार को सुबह सफेदा का पेड़ हवा के झोंके के साथ बिजली की लाइन व खंभों को तोड़ते हुए सड़क पर गिर गया, जिससे घंटों रास्ता जाम हो गया। उपरोक्त जानकारी पाकर वन विभाग के कृष्ण कुमार व मयंक यादव तथा विद्युत विभाग के जेई अनिल कुमार, ब्रह्म प्रकाश व लाइनमैन श्याम सुंदर, बीकमपाल, सुशील कुमार व कैलाश मौके पर पहुंचे और आरा चलवाकर पेड़ को कई टुकड़ों में काटकर पेड़ को हटाते हुए रास्ते जाम को खुलवाया गया। कोतवाली इगलास की पुलिस को रास्ता जाम होने की जानकारी मिलते ही हसपुर पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार हमरा मौके पर पहुंचे और रास्ता जाम को खुलवाने में सहयोग किया। विद्युत विभाग के श्याम सुंदर ने बताया कि सफेदा का पेड़ बिजली की लाइन पर गिरने से 2 सीमेंट के खंभे, 1 लोहे का एसटीवी तथा 1 जोड़ा टूटने से 1 लाख रुपए तक अधिक नुकसान हुआ है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जहां एक और सरकार जवान और किसान के लिए हितकारी लाभ पहुंचाने के लिए लाखों योजनाएं चला रही है, तो वहीं सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने तानाशाही रवैये की कार्यशैली के चलते किसान मर कर जीने को मजबूर है, जो अपनी बोई हुई फसल एसएचओ की तानाशाही से नहीं काट पा रहा है। मामला जनपद ललितपुर के थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम बनियाना से है, जहां किसान द्वारा एसएचओ नाराहट पर आरोप लगाया गया कि मेरी 15 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल टपक कर गिर रही है, मगर किसान अपनी फसल नहीं काट पा रहा है। आइए जानते हैं किसान से क्या कुछ कहना है। दरोगा जी प्रमोद कुमार जाट, किस थाने में? थाना नाराहट। अच्छा, क्यों नहीं काटने दे रहे? कोई विवाद है क्या इस खेत पर? कोई विवाद नहीं है, सब सन 16 में है।
हम चकबंदी से मुकदमा जीत चुके हैं। जब से सारा हमारा कब्जा है, हम काट रहे हैं, हो रहे हैं। मैंने साहब से कहा कल, हमने साहब आप पूछ लो फसल कौन है भाई, आप गांव से पूछ लो, उनके घर से पूछ लो। इमरत बड़े रुकवा है, साहब से 60 हो गई। अब भाई वो क्या देते कि नहीं काटो साहब, 15 एकड़ फसल, रात दिन जानवर फिर रहे। अब क्या लेना देना पैसे का हो गया साहब, हमें क्या पता। फसल ना काटने को लेकर आपको लगभग कितने रुपए की मानहानि हो गई? करीब साहब कम से कम नहीं साहब तो 300 बोरा, कम से कम 300 बोरा गेहूँ निकलेगा। 300 बोरा तो कितनी लागत का होगा? करीब 10 लाख रुपया की लागत है। 10 लाख रुपए का नुकसान आपको थाना प्रभारी की वजह से हो रहा है। साहब और अगर साहब ये फसल नहीं कटी तो फसल के साथ हम भी अपनी जान दे देंगे। इसकी जिम्मेदारी क्या आपने इस बारे में लिखित तहरीर थाना प्रभारी को दी है? जब थाने गए हम कागज लेके गए, हम कप्तान साहब की कार्रवाई करी साहब, हमने DIG ने करी, IG ने करी। तो वे कहते पूरे घर को हम जेल भेज देंगे। मैं थाना प्रभारी हूँ, SHO। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी आपने? तो उनका क्या कहना है कि ये फसल कौन काटेगा? मुझे कही अमृत पटेल काटेगा। कौन कौन से अधिकारी को आपने खबर दी? हमने कप्तान साहब के पास दी, हमने DIG को दी, हमने IG को दी, हमने गृह मंत्रालय भेजी। वो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपकी फसल आपको प्राप्त नहीं हो रही साहब। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने शूरवीर राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया है, इस मामले में अब भाजपा नेताओं की ओर से भी बयान आने प्रारंभ हो गए हैं। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए करनी सेना के कार्यकर्ताओं से सिकंदरा बाईपास स्थित नेशनल हॉस्पिटल मिलने के लिए भाजपा जिला महामंत्री संजय चौहान सहित अन्य भाजपाई पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता सुशील चौहान मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पथराव सांसद के बेटे और पूर्व विधायक रंजीत सुमन के परिजनों द्वारा कार्यकर्ताओं पर किया गया था, जिससे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उनके खिलाफ पुलिस की शिकायत दी गई है। उन्होंने प्रशासन से मुकदमा दर्ज कार्यवाही किए जाने की मांग की। भाजपा नेता सुशील चौहान ने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई किए जाने की बात रखी। हमारे राणा सांगा जी के बारे में जो भी टिप्पणियाँ की गई, गलत बोला है, उसी से जो भी ये आगरा में उपद्रव हुआ उसमें जो लोग हमारे शूरवीर घायल हुए हैं उनका उपचार चल रहा है। उनकी तरफ से जो लोग रामजीलाल सुमन के यहाँ से जो फेंके गए पत्थर और लाठियाँ से जो लोगों को चोटिल किए हैं उनका इलाज हो रहा है और उनकी तरफ से एक तहरीर भी दी गई है। उसकी हम मांग करते हैं कि इनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से मुकदमा कायम हो और इस पर संज्ञान लिया जाए। महाराणा सांगा के बारे में अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, उसके शांतिप्रिय प्रदर्शन में जो बच्चे घायल हुए हैं उनका अभी प्राथमिक तौर पर इलाज चल रहा है। हम लोगों ने मांग की है, 19-20 लोगों को गंभीर चोटें हैं, प्रशासन की FIR दर्ज करे। जो ऊपर से उन्होंने कांच और पत्थर और तेजाब की बोतलें फेंकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना प्रशासन से मांग करते हैं और शीघ्र इस पर कार्रवाई करें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों की रोकथाम व पशु चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व पशु चोरी व पशुओं की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक ददन सिंह के निर्देशन में चौकी इंचार्ज सीतापुर व उप निदेशक जितेश कुमार सिंह व चौकी इंचार्ज बाबागंज उप निदेशक अनिल कुमार यादव व हेड कांस्टेबल स्वतंत्र विक्रम सिंह हमराही पुलिस द्वारा आज दिनांक 29 मार्च को मुखबिर की सूचना पर समय 4:45 प्रातः 4 अभियुक्त पप्पू सेठ पुत्र स्वर्गवासी सल्लन निवासी इस्लाम नगर वार्ड नंबर 11 कस्बा रिक्शा थाना देवरनिया जनपद बरेली उम्र करीब 55 वर्ष, मनोवर पुत्र ईदा खान निवासी सिसैया थाना धरौरा जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 36 वर्ष, ताजीम पुत्र तस्लीम कस्बा व थाना किच्छा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड उम्र करीब 30 वर्ष, मोहम्मद फैजल पुत्र शकील
सिरौला थाना पुलवट्टा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड को 3 चोरी की गाय, 1 अदद पिकअप वाहन व 1 अदद कार वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना स्थानीय पर 80/2025 धारा 303(2), 317(2) BNS पंजीकृत किया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त गण उपयुक्त को पेशी हेतु माननीय न्यायालय सदर बहराइच रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज दिनांक 29/3/25 को थाना रुपैया पुलिस द्वारा भारत नेपाल सीमा के पास अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर पप्पू सेठ, मुनव्वर, ताजिम, फैसल को गिरफ्तार किया गया है, जो भिन्न भिन्न जिलों के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 1 अदद पिकअप में से 3 अदद गोवंश की बरामदगी की गई है। बरामदगी के आधार पर थाना रुपैया में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई कर अभियुक्त दलों को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां अवैध असलहे के साथ युवा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्थानीय लोगों में खौफ फैलाने को लेकर लगातार जारी है अवैध असलहों का प्रदर्शन। अवैध असलहा लिए फोटो में दिख रहा युवक सुमेरपुर इलाके का बताया जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद थाना सुमेरपुर प्रभारी ने युवक की तलाश के लिए टीम गठित की। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां होली मिलन समारोह व नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल का सम्मान समारोह नगर में आज साई मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी के होली मिलन समारोह व भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल का प्रथम नगर आगमन पर भाजपा ने तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर सम्मान किया व चांदी का मुकुट पहनाया। होली मिलन समारोह में नगर निगम महापौर बिहारी लाल और पूर्व जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा का भी भाजपा ने माला पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। सभी अतिथियों के द्वारा फूलों की होली खेली गई, जिसमें सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों का विवरण देने के लिए जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने बताया, गरीबी मिटाई, खुशहाली आई, जिसमें 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता पाई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धुआं मुक्त रसोई घर, इज्जत घर, अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, मिशन शक्ति सुरक्षाएं, स्मार्ट यूपी, स्मार्ट नगर, यातायात का नया युग, उन्नत कृषि, समृद्ध किसान, युवा प्रदेश, हर घर रोशन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सहज सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, देश का ग्रोथ इंजन, बेहतर हुई शिक्षा व्यवस्था, समृद्ध होते यूपी के गांव, आत्मनिर्भर पंचायत, नमामि गंगे, पशुधन संरक्षण जैसी योजनाओं में सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो आज उत्तर प्रदेश समृद्ध बन चुका है, जिसमें योगी मोदी के अथक प्रयास से 8 वर्षों की उपलब्धियों को बताया। इस मौके पर चेयरमैन आयुष श्रीवास, डॉक्टर चंद्र प्रकाश इटालिया, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मंजूर अहमद, मुकेश राय, पार्षद चंद्र प्रकाश कुशवाहा, गोविंद आर्य, संतोष सैन, वैभव चावदा सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे। बात कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी से, जो भी निर्वाचित अध्यक्ष जी जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, प्रदीप कुमार जी पटेल जी। आप जिलाध्यक्ष बने हैं और इस वक्त भाजपा को क्या अपेक्षा रखेंगे आप? भाजपा के लिए क्या अपेक्षा रखेंगे? मतलब लोगों के लिए, जो जिला के लिए है, क्योंकि कई समस्याएं हैं नगर की, हमारे रानीपुर की भी ऐसी समस्या है, कई जगह और भी समस्या है, तो इन समस्याओं को आप कैसे अवगत कराएं हम आपको कि आप हमारे ऊपर तक आवाज़ पहुँचे, जिससे हमारे नगर की कुछ और सुविधा हो जाए, जो व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। समस्याओं के लिए तो हमारे चूँकि जनप्रतिनिधि सभी जगह हैं ही हैं। आप महापौर जी झांसी में हैं और यहाँ भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। और संगठन का काम ही है कि समन्वय बनाना। अगर आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे अपेक्षा भी रखेंगे और एक तरह से शिकायत के रूप में भी कह सकते हैं कि भाई आप जनप्रतिनिधि बने हैं, आपका दायित्व है जनता के बीच में अच्छे से काम करना। क्योंकि नगर के 60% आदमी इस वक्त गंदा पानी, मैला बदबूदार पानी पीने को मजबूर है, जिससे कई बीमारियां फैल रही हैं हमारे नगर में। उल्टी, दस्त, पेट दर्द की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। हम लोगों ने बार कई बार न्यूज़ भी निकाली है, अखबारों में भी न्यूज़ दी है, लेकिन अभी तक उसका सुधार नहीं हो रहा है। तो हम आपसे यही अपेक्षा करें कि आगे आप हमारी इस व्यवस्था को 100% इस पर आपने बताया है, तो कल से ही इस पर कल चर्चा करेंगे। यहाँ से जाना भी है, देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है और क्यों इतना डिले हो रहा है।
हर घर जल योजना का वो नहीं चल रही है क्या? वो हमारे नगर रानीपुर के लिए नहीं है, वो देहातों के लिए किया है, ग्रामीणों के लिए। चलो जो भी हो सकता है वो पूरा प्रयास किया है। हम लोगों का ये नगर का जो प्रतिनिधिमंडल लोग हैं तो उन लोगों का कहना है कि अगर वहाँ टंकी वहाँ पर नदी में एक डगवेल बन जाए जैसे साफ और स्वच्छ पानी मिल सके, तो हमारी यही आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग आप एक कोशिश करें कि डगवेल बन जाए जल्दी, तो एक स्वच्छ और साफ पानी मिलने लगे नगर को। तो उसके लिए आप लोगों ने दिया तो होगा लिख के? कई जगह दिया है लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आज 1 साल से तो हम लोग भटकी रहे चीज़ के लिए। इसमें हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और आप दीजिए और जल्दी जल्दी उसकी समस्या का निराकरण करेंगे। माननीय मेयर साहब जी तो नगर गई है और इस झांसी में और ये काम मेयर साहब ना आपकी थोड़ी सुविधा की व्यवस्था करें रानीपुर के लिए, काफ़ी परेशान है आदि जनता। झांसी जिले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विधि पटेल जी का आज रानीपुर की महान देवता जनता और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उल्लास के साथ स्वागत किया है और हम सबको उनसे यही अपेक्षा है कि पार्टी का कार्य तो वो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ताओं का वो उन्होंने जैसा कहा है कि हम सम्मान रखेंगे और तो एक एक कार्यकर्ता का हम ध्यान देंगे और जो भी समस्याएं हैं यहाँ की उनके लिए उसका भी प्रयास करेंगे। रानीपुर की समस्या के झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।